जैसा कि आपको पता है पिछले 2 पार्ट में हमने ओबीजी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम आगे के टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ओवरीज। ऑप्शन ए, द ओवरीज आर 2 इन नंबर। ऑप्शन बी, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरीज। ऑप्शन सी, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरीज। डी, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरीज। तो पहले हम ओवरीज के बारे में समझ लेते हैं। क्या ओवरीज? ओवरीज क्या है? इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये कितनी होती है नंबर में? 2। और इनकी लेयर कौन कौन सी होती है? इसकी होती है 4 लेयर। पहली का नाम है जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम। दूसरा है टीनिया एल्बीजीनिया, तीसरी लेयर है कॉर्टेक्स, चौथी लेयर है मेडुला। मेडुला में पाई जाती हैं हाइलर सेल्स। कौन सी सेल? हाइलर सेल्स। और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। और कॉर्टेक्स में कौन होता है? इसमें होता है प्राइमरी फॉलिकल्स। और ये हार्मोन कौन कौन से सिक्रीट करती हैं ओवरी? पहला है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा एंड्रोजन, चौथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड एंजाइम्स। तो ओवरीज क्या होती हैं? ओवरीज हमारी होती हैं नंबर में 2, लेयर होती हैं 4 और 4 हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो ऑप्शन हमारा कह रहा है नंबर में 2 होती हैं, तो ये भी एकदम सही ऑप्शन है। यहाँ पर क्या पूछा है? नॉट ट्रू, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा है एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं, ये भी सही है एकदम। तीसरा कह रहा है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं और चौथा कह रहा है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। तो प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा? द स्टेटमेंट सी इज़ नॉट ट्रू अबाउट ओवरीज। ओवरीज टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ मेनार्की इज। फीमेल की जो प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी इन फीमेल, वो होती है 10 से 16 साल के बीच में। और जो मेल की प्यूबर्टी होती है वो होती है 12 से 16 साल के बीच में। तो इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है? 10 ईयर, 13 ईयर, 16 ईयर एंड 19 ईयर। तो फीमेल में प्यूबर्टी कब आती है? 10 से 16 साल के बीच में। तो जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 10 से 16 साल के बीच में, वो कौन सा है? ऑप्शन बी। 13 साल जो एज है वो एवरेज एज होती है मेनार्की की। और जो प्यूबर्टी में फीमेल की प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन होता है उसको क्या बोलते हैं? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थेलार्की। क्या बोलते हैं? थेलार्की। जो मेल में फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है? टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलार्की इज। थैलार्की क्या है? ब्रेस्ट बड्स आती हैं। क्या होती हैं? ब्रेस्ट बड्स आती हैं। किसमें? फीमेल में। और ये क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। तो कौन सा हार्मोन है जो थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ऑक्सीटोसिन, डी एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या होता है? ये तो मेनली मेल कैरेक्टर के लिए, मेल कैरेक्टर का हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये मिल्क इजेक्शन कराता है। क्या कराता है? ये मिल्क इजेक्शन कराता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है। जो हार्मोन थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए एस्ट्रोजन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलार्की इज एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इज। ग्रेफियन फॉलिकल की लोकेशन क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल आप सबको पता है क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल कौन सा होता है? जो रैप्चर होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और कार्पस लूटियम बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए है यूट्रस, बी फैलोपियन ट्यूब, सी ओवरीज एंड डी कॉर्टेक्स। तो एक कहाँ पर बनता है? एग। एक कहाँ पर बनता है? एग बनता है ओवरीज में। कहाँ बनता है? ओवरीज में। तो ग्रेफियन फॉलिकल कहाँ पर होगा? प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल सब कहाँ पर होते हैं? ओवरीज में होते हैं। जब ये रिलीज होगा
सेकेंडरी फॉलिकल, तब वो कहाँ पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, ओवरीज। अगला क्वेश्चन है ओवुलेशन अकर सून आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन ए प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, सी प्राइमरी oocyte, डी सेकेंडरी oocyte। तो ओवुलेशन किस में होता है, फीमेल में होता है, तो स्पर्मेटोजोआ किस में होता है, मेल में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये स्पर्मेटोजोआ वाले ऑप्शन तो हमारे पहले ही, इसको हम अलग कर देते हैं। तो प्राइमरी oocyte से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ oogenesis इज ए oogonia, प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte, देन ओवुलेशन। ऑप्शन बी प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte, देन oogonia, देन ओवुलेशन। ऑप्शन सी ओवुलेशन, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड oogonia। ऑप्शन डी oogonia, ओवुलेशन, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। किसको बोलते हैं oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, प्रीमोडियल सेल होती हैं। क्या होती हैं, प्रीमोडियल सेल होती हैं। और ये प्रीमोडियल सेल क्या करती हैं, मिटोसिस डिवीज़न करती हैं। क्या करती हैं, मिटोसिस डिवीज़न करती हैं। मिटोसिस डिवीज़न जब होता है तो ये बनाती हैं oogoनियम, बहुत सारे क्या बनाती हैं, oogoनियम। अब ये oogoनियम क्या करता है, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी oocyte। क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, ये यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न करता है। कौन सा डिवीज़न करता है, मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte और एक चीज़ क्या बनाता है, और बनाता है पोलर बॉडी। क्या बनाता है, पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या बनाता है, ये ग्रोथ करता है और क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। और इससे फिर सेकेंडरी oocyte और कार्पस लूटियम रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है अगर स्पर्म आ जाता है तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, oogenesis का प्रोसेस है। तो पहले क्या बन रहा है, पहले बन रहा है प्रीमोडियल सेल, फिर क्या बन रही है, oogoनियम, फिर क्या बन रहा है, प्राइमरी oocyte, फिर क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocyte। और वही सेकेंडरी oocyte जो अपने चारों तरफ लेयर बनाता है, मैच्योर फॉलिकल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर होता है तो इससे निकलता है सेकेंडरी oocyte बाहर और कार्पस लूटियम। अगर आपने oogenesis का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर oogenesis का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सबसे पहले क्या बन रहा है, oogonia, फिर क्या कह रहा है, प्राइमरी oocyte। बिल्कुल सही बात है, हमने यहाँ पर देखा oogonia, फिर प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर ओवुलेशन हो रहा था यहाँ पर। यहाँ पे कह रहा है oogonia, फिर क्या कह रहा है, प्राइमरी oocyte, फिर क्या कह रहा है, सेकेंडरी oocyte, फिर क्या कह रहा है, ओवुलेशन। तो ऑप्शन ए ही हमको क्या मिल गया, एकदम ये सही है। ये जो करेक्ट ऑर्डर oogenesis का है वो ये है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हिच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द डिसकंटिन्यूड एक्टिविटी ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक देता है, उसको डिसकंटिन्यू करवा देता है। तो ऑप्शन ए है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हमारा एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, GnRH। ये कौन सा हार्मोन निकालता है, FSH। कहाँ से निकलवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से निकालता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, GnRH क्या निकलवाता है, FSH। FSH क्या करता है, यहाँ पर ओवरी के कॉर्टेक्स में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। कौन से फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये क्या करता है, FSH जाके उनको स्टिमुलेट करा देता है और इनको ग्रो कराता है। तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल होते हैं, क्या होते हैं, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं ये हार्मोन निकालते हैं एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन निकालते हैं, एस्ट्रोजन। और इस FSH के प्रभाव से इनमें से एक फॉलिकल बड़ा होकर बना लेता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बना लेता है, ग्राफियन फॉलिकल। और ये एग बनाने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये जाकर के इसको बोलता है कि इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप FSH निकालना बंद कर दीजिए, निगेटिव फीडबैक भेजता है। किसको भेजता है,
एंटीरियर पिट्यूटरी को भेजता है और एफएसएच का निकलवाना बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल ऑलरेडी बन गया होता है। और यहाँ से क्या निकलवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है एलएच निकलवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलवाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर के ग्रेफियन फॉलिकल में काम करता है और ग्रेफियन फॉलिकल को क्या कराता है, सेकेंडरी oocyte और कार्पस लूटियम में तोड़ देता है। क्या कराता है, सेकेंडरी oocyte और कार्पस लूटियम में तोड़ देता है। अब सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म मिलता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर नहीं मिलता तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है, ये निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस लूटियम 12 वीक तक, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है। और अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये 2 हफ्तों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2 वीक्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो एफएसएच को डिसकंटिन्यू कर रहा है, ये है हमारा एस्ट्रोजन। और किससे डिसकंटिन्यू करवा रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी जो एफएसएच निकाल रही थी, किसके कहने पर, जीएनआरएच के कहने पर। जीएनआरएच कहाँ से निकल रहा था, ये निकल रहा था हाइपोथैलेमस से। कहाँ से निकल रहा था, हाइपोथैलेमस से। तो जीएनआरएच के कहने पर जो एफएसएच निकल रहा था उसको कौन रोक दे रहा है, एस्ट्रोजन रोक दे रहा है। क्यों रोक दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका है और हमें अब इस साइकिल में और ग्रेफियन फॉलिकल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन सी एंड्रोजन गलत, डी टेस्टोस्टेरोन इज रॉन्ग। तो कौन सा हार्मोन डिसकंटिन्यू कर रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर विल फॉलोइंग ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के टाइम पर पूछ रहा है कि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस, या फ्लैक्चुएशन होगा, फ्लैक्चुएट होगा। तो जब ओवुलेशन होता है, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, वहाँ पर 3 चीज़ें होती है। पहला क्या होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इनसे हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और दूसरा क्या होता है, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मिटल्स मर्ज साइन। क्या बोलते हैं, मिटल्स मर्ज साइन। पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, मिटल्स मर्ज साइन। और एक चीज़ यहाँ पर क्या होती है, थिन इलास्टिक वेजाइनल म्यूकस निकलता है, थिन इलास्टिक वेजाइनल म्यूकस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिन बार्केट। क्या बोलते हैं, स्पिन बार्केट साइन। क्वेश्चन में पूछ रहा है बेसल बॉडी टेम्परेचर विल फॉलोइंग ओवुलेशन, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ कंटेन। पूछ रहा है कि जो प्राइमरी oocyte है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उस पे कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए 46, बी 44, सी 23, डी 22। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, हमने यहाँ पर अभी ये देखा था oogenesis, तो हमारा जो प्राइमरी oocyte था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिटोसिस हो रहा है। मिटोसिस डिवीज़न में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो 46 ही होंगे। और जब हमारा मियोसिस डिवीज़न होगा तो जो सेकेंडरी oocyte होगा वहाँ पर कितने हो जाते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte में, और प्राइमरी में कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन 46, 44, 23, 22। तो अभी हमने देखा था, क्योंकि वहाँ पर कौन सा डिवीज़न हो रहा था, मियोसिस डिवीज़न हो रहा था, और मियोसिस डिवीज़न क्या करता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देता है। तो वहाँ पर कितने होंगे क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। कहाँ पर होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द कॉन्स्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी एक वीडियो मैंने अलग से चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप लोग उसको ज़रूर से वॉच करें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी हम एक मोटा मोटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसमें होती हैं 3 फेज़। हम यूजुअली 3 फेज़ पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे 4 फेज़ भी बोली जाती हैं। तो 3 फेज़ में पहली फेज़ होती है हमारी ब्लीडिंग फेज़। कौन सी फेज़ होती है, ब्लीडिंग फेज़। ब्लीडिंग फेज़ 1 से 5 दिन की होती है।
और क्या होता है 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। क्या होगा 20 से 80 ml ब्लड लॉस होगा यहाँ पर। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है प्रोलीफेरेटिव फेज। क्या होती है प्रोलीफेरेटिव फेज, इसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। तो दूसरी फेज में वही वाली कहानी होती है कि यहाँ पर GnRH आता है और FSH निकालता है। FSH निकल के क्या करता है, ये कॉर्टेक्स में जाता है। ओवरी के कॉर्टेक्स में जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है, FSH करता है। और इनमें से स्टिमुलेट करता है इसलिए एक बन जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। एक फॉलिकल स्टिमुलेट होकर क्या बना लेता है, ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। और ये सारे जो फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहे होते हैं ये ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं। ये ग्रोइंग फॉलिकल निकालते हैं एस्ट्रोजन। क्या निकालते हैं, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकालते हैं। ये एस्ट्रोजन इस FSH को रोक देता है। क्या कर देता है, रोक देता है। और इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलता है कि आप क्या निकालिए, LH निकालिए। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर आता है और ये ओवुलेशन करा देता है। ओवुलेशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करा देता है। यहाँ पर बाहर निकलता है सेकेंडरी oocyte और कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम बाहर निकलता है, ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। कौन प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, कार्पस लूटियम निकालता है। अब यहाँ से हमारी थर्ड फेज स्टार्ट हो जाती है। कौन सी फेज, थर्ड स्टार्ट हो जाती है। अब थर्ड फेज में क्या होता है, अगर स्पर्म मिलता है तो सेकेंडरी oocyte और स्पर्म दोनों मिलकर जाइगोट बना देते हैं। नहीं तो कार्पस लूटियम भी 2 हफ्तों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस लूटियम 12 वीक तक प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है जब तक कि प्लेसेंटा ना बन जाए, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो जो हमारी ये जो लूटियल फेज़ है, ये जो हमारी लूटियल फेज़ है, थर्ड फेज़ है, ये क्या होती है, ये कांस्टेंट 14 डेज़ की होती है। कितने दिन की होती है, 14 दिन की होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो लगभग 21 से 35 दिन की होती है। हर वुमेन में वेरी करती है, ये 21 से 35 दिन की होती है, जिसमें कि 14 दिन का ये लूटियल फेज़ जो है वो फिक्स रहता है कि ये 14 दिन का ही होगा। तो जो कांस्टेंट फेज़ होती है इसको हम दूसरा नाम कांस्टेंट फेज़ भी बोलते हैं। तो जो द कांस्टेंट फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लूटियल फेज़। तो ऑप्शन ए मेंस्ट्रुअल फेज़ गलत। मेंस्ट्रुअल फेज़ किसको बोलते हैं, दिस इज द ब्लीडिंग फेज़। एंड प्रोलिफेरेटिव फेज़ ये भी गलत हो गया। एंड लूटियल फेज़ ये कांस्टेंट फेज़ होती है, 14 दिन की होती है कांस्टेंट। और ओवुलेशन फेज़ किसको बोलते हैं, ओवुलेशन फेज़ चौथी फेज़ है जो कभी कभी हम यहाँ पर ओवुलेशन के टाइम पर हम जोड़ देते हैं कि ये भी तीसरी फेज़ हम ओवुलेशन को बोल देते हैं और चौथी लूटियल को बोल देते हैं। लेकिन हम नर्सिंग में यूजुअली 3 फेज़ ही पढ़ते हैं, ब्लीडिंग फेज़, फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव फेज़ और तीसरी लूटियल फेज़। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज माइलिन सेल, ग्लियल सेल, ओस्टियोसाइट या ओवम। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ओवम। क्या होती है, ओवम। और जो इस ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है स्पर्म। तो ऑप्शन डी जो है इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर अगर ह्यूमन बॉडी ना होकर के अगर मेल में पूछा जाता है कि मेल में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। और फीमेल में अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाती, क्योंकि फीमेल में स्पर्म तो होता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है फीमेल में, प्लेटलेट्स। कौन सी होती हैं, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओवुलेशन डे ऑफ अ वीमेन विद मेंस्ट्रुएशन डे ऑफ जनवरी 31। इसमें कह रहा है कि अगर जनवरी 31 को किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ है तो इसका ओवुलेशन कब हुआ होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो लूटियल फेज़ होती है हमारी वो कितने दिन की होती है, कांस्टेंट होती है, कितने दिन की, 14 दिन की होती है। तो हमें क्या करना है, 31 में 14 माइनस कर देना है। क्या करना है, 31 में 14 माइनस कर देना है, क्योंकि ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन जब होता है वो कब होता है, वो होता है 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंसेस। 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंसेस। ये हम किसके लिए बोलते हैं, ओवुलेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, 31 को क्या हुआ है उसका मेंसेस, और जो लूटियल फेज़ है वो कितने की है, 14 की। तो 14 दिन पहले क्या हुआ होगा, ओवुलेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 17। तो 17 जनवरी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइल्ड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कैन बी ट्रीटेड विथ ए एंजियोलाइटिक, बी डाइटरी एडवाइस, एक्सरसाइज, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल,
सी वाइटामिन्स मिनरल्स सप्लीमेंट्स, डी एंटी डिप्रेसेंट। तो एंजियोलाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स मिनरल्स विटामिन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हमें क्या जरूरी होता है, डाइट और एक्सरसाइज। और रिसर्चेस में ये भी देखने को मिला है कि जो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है उसका इंटेक भी इसमें हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ फीमेल एग इज टर्म एज। अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि जो फीमेल एग बनता है उसके फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, oogenesis। और मेल के गैमीट के फॉर्मेशन को, स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए स्पर्मेटोजेनेसिस, बी oogenesis, सी आर्कियोजेनेसिस, डी ओवाजेनेसिस। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ फीमेल एग इज टर्म एज oogenesis। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग आइडियली अकर ड्यूरिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी हमने कौन कौन सी साइकिल पढ़ी थी, पहली हमारी कौन सी थी, ब्लीडिंग फेज। कौन सी थी, ब्लीडिंग फेज। दूसरी हमारी कौन सी थी, फॉलिकुलर फेज। कौन सी थी, फॉलिकुलर फेज। और तीसरी हमारी कौन सी थी, लूटियल फेज। लूटियल फेज। जैसा कि मैंने भी बताया, कहीं कहीं पे ये 4 फेजेस भी पढ़ते हैं। पहली तो ब्लीडिंग एज सेम रहती है, ब्लीडिंग फेज सेम रहती है। दूसरी फॉलिकुलर फेज भी सेम रहती है। और तीसरी फेज हम ओवुलेशन के टाइम पर यहाँ पर ओवुलेशन फेज जोड़ देते हैं। और चौथी एज इट लूटियल फेज। ये क्या है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो ब्लीड ही हो रहा था। फॉलिकुलर में क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे, ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा था। ओवुलेशन कब हुआ, ओवुलेशन होता है फॉलिकुलर फेज के एंड में। तो इम्प्लांटेशन कब होगा, ऑब्वियस सी बात है लूटियल फेज में होगा। तो फॉलिकुलर फेज गलत हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज, ये भी गलत हो गया। प्रोलिफेरेटिव फेज भी इसका फॉलिकुलर फेज का ही दूसरा नाम है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी सिक्रीटरी फेज इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिक्रीटरी फेज दूसरा नाम किसका है, लूटियल फेज को हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज या कॉन्स्टेंट फेज या स्टेबल फेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक वीडियो अलग से अपलोड किया है। उसमें मैंने सारे फेजेस के सारे नाम और डिटेल में डिस्कस किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, oocyte इज़ वायबल फॉर पीरियड ऑफ ए 12 to 24 आवर, बी 24 to 48 आवर, सी 48 to 72 आवर, डी अप टू 5 डेज। तो जो oocyte है वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है, वो रहता है 12 से 24 घंटे तक। कितना रहता है, 12 से 24 घंटे तक। और जो स्पर्म है वो कितना जिंदा रहता है, स्पर्म रहता है 48 से 72 घंटे तक। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, किसके लिए, oocyte के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ओवुलेटरी फंक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय ग्लैंड। तो जो अभी हमने oogenesis पढ़ा था, तो उसमें कौन सी ग्लैंड थी जो स्टिमुलेट कर रही थी, पैराथायराइड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने पैराथायराइड तो पढ़ा ही नहीं है, पीनियल भी नहीं पढ़ा है, एड्रिनल भी नहीं पढ़ा है। कौन सी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी थी, जो क्या निकाल रही थी, जो निकाल रही थी FSH एंड LH। क्या निकाल रही थी, FSH और LH। किसके कहने पर निकाल रही थी, एस्ट्रोजन के कहने पर क्या निकाल रही थी, LH। और FSH कौन निकलवा रहा था, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड ओवेरियन हार्मोन, बी पिट्यूटरी हार्मोन्स, डी हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने हार्मोन होते हैं, 5 हार्मोन होते हैं। कितने, 5। पहला क्या है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा क्या है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा क्या है, एस्ट्रोजन। चौथा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। और पांचवा क्या है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये 5 हार्मोन होते हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ओवेरियन हार्मोन
होते हैं ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं, एफएसएच और एलएच। और हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन कौन से होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। तो पिट्यूटरी हार्मोन भी होते हैं, ओवेरियन हार्मोन भी होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारे हार्मोन होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राइमरी डिसमेनोरिया इज कॉज इज A. Narrowing of cervical canal. B. Uterine hypoplasia and contraction. C. Increased vasopressin release. D. All of the above. तो इसमें पूछ रहा है कि जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है, डिसमेनोरिया क्या होता है, पेन इन मेंसेस। पहला ऑप्शन है नैरोइंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल, सही है। दूसरा यूट्राइन हाइपोप्लेजिया या कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और पेन होता है। तीसरा क्या है, इंक्रीज वैसोप्रेशन रिलीज, ये भी ऑप्शन एकदम सही है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या कराते हैं, प्राइमरी डिसमेनोरिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इपीमेनोरिया इज, इपीमेनोरिया किसको कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए absence of menstrual cycle in female during reproductive age. B कह रहा है cycling bleeding in which cycle is reduced to 21 days or less. C कह रहा है irregular acyclic bleeding from the uterus. D कह रहा है menstrual bleeding is scanty and last for less than 2 days. तो इपीमेनोरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीमेनोरिया। क्या नाम होता है इसका दूसरा, पॉलीमेनोरिया। तो पॉलीमेनोरिया में क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ एमसी, जो मेंसेस हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। किसके नंबर बढ़ जाते हैं, मेंसेस के। तो मेंसेस के नंबर बढ़ जाते हैं, मतलब कि वो 28 डेज में नॉर्मली अगर मेंसेस हो रहे हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। और इसमें क्या कह रहा है, 21 डेज या लेस साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, 21 दिन भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं और फिर से पीरियड आ जा रहा है। तो इसी को हम, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा नॉर्मल मेंसेस होते हैं वो 21 से कितना होता है, 35 दिन, ये हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 दिन और लेस, उससे भी कम में हमारे मेंसेस आ रहे हैं, मतलब कि हर 20 दिन के बाद हमारा मेंसेस आ जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इपीमेनोरिया या पॉलीमेनोरिया, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेंसेस। तीसरा कह रहा है इनरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेट्रोजिया। क्या बोलते हैं, मेट्रोजिया। अगला पूछ रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंटी एंड लास्ट फॉर 2 डेज, मतलब जो ब्लड है वो बहुत कम आ रहा है, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एमेनोरिया इज absence of menstrual cycle in female during reproductive age, cyclic bleeding in which cycle is reduced to 21 days or less. C. Irregular acyclic bleeding from uterus. D. Menstrual bleeding is scanty and lasts for less than 2 days. तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये सारे ऑप्शन डिस्कस किए थे। तो एमेनोरिया किसको बोलते हैं, absence of menstrual cycle in a female during reproductive age. reproductive age कौन सी होती है, 15 से 45 साल का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, 15 से 45 साल की जो एज होती है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उसमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मतलब उसको किस नाम से जाना जाएगा, एमेनोरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मेट्रोजिया इज absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये क्या हो गया, एमेनोरिया हो गया। बी क्या था, साइक्लिक ब्लीडिंग इन विच साइकिल इज रिड्यूस लेस देन 21 डेज, ये क्या था हमारा, ये था एपिमेनोरिया। सी है इनरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस, इसको क्या बोलते हैं, मेट्रोजिया। एंड डी है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंटी एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 डेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेट्रोजिया किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। अगला क्वेश्चन है, हाइपोमेनोरिया इज, जो मेंसेस में नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो होती है 20 से 80 ml। अगर 20 ml से कम ब्लीडिंग होती है, 20 ml से कम ब्लीडिंग होगी तो इसको हम बोलेंगे हाइपोमेनोरिया, और अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो इसको हम बोलेंगे हाइपरमेनोरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपोमेनोरिया किसको कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या था, एमेनोरिया, गलत। साइक्लिक ब्लीडिंग इन विच साइकिल रिड्यूस टू 21 डेज और लेस, ये क्या था, एपिमेनोरिया, गलत।
इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस, ये क्या था, मेट्रोजिया, ये भी गलत। ऑप्शन डी कह रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्कैंटी एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 डेज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया। क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइपोमेनोरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी malnutrition, ऑप्शन सी यूटेराइन सनेचियाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हाइपोमेनोरिया इन सारे कारणों से होती है। एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस होगा तब भी ब्लीडिंग कम होगी, मैल न्यूट्रिशन में भी ब्लीडिंग कम होगी, एंड यूटेराइन सनेचियाई, ये क्या होता है, जैसे ये हमारा यूट्रस का स्ट्रक्चर है, तो ये जो यूट्रस की वॉल है ये आपस में चिपक जाती है, यहाँ पर एडिशंस बन जाते हैं। यूटेराइन सनेचियाई क्या होता है, परमानेंट एडिशन ऑफ यूटेराइन कैविटी। तो इन सारे कारणों से हमें क्या होगा, हाइपोमेनोरिया होगा। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कंडीशन इन विच प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग अकर्स इनरेगुलरली एंड मोर फ्रिक्वेंट देन नॉर्मल इज नोन। ऑप्शन ए मीनोरेजिया, बी मेट्रोरेजिया, सी मीनोमेट्रोरेजिया, ऑप्शन डी इपीमेनोरिया। तो इपीमेनोरिया हम किसको बोलते थे, इपीमेनोरिया को ही क्या बोला जाता था, पॉलीमेनोरिया। इसमें क्या होता था, इंक्रीज नंबर ऑफ मेंसेस, इंक्रीज नंबर ऑफ मेंसेस। और मीनोरेजिया किसको बोला जाता है, हाइपर मीनोरेजिया, जिसमें क्या होता है, CML से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और मेट्रोरेजिया किसको बोलते हैं, ब्लीडिंग बिटवीन द साइकिल। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लीडिंग एक्सेसिव भी हो रही है, दो चीज़ें इसमें दिया है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग भी है और ब्लीडिंग कैसी है, इनरेगुलर भी है। तो इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग है मतलब मीनोरेजिया भी हो रहा है, और ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स भी है मतलब इरेगुलर है, तो मेट्रोरेजिया भी हो रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन सी मीनोमेट्रोरेजिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। क्वेश्चन देखते हैं, इपीमेनोरिया इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने डिस्कस किया था इपीमेनोरिया को क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ये होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। तो मेल के जो टेस्टिस होते हैं, ये क्या है, मेल का टेस्टिस है, यहाँ पर इस तरीके से ये इनका स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनके अंदर होती हैं क्या, जर्म सेल्स। क्या होती हैं, जर्म सेल्स। जर्म सेल क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं स्पर्मेटोगोनियम में, 46। यहाँ पर होता है अब मिटोसिस डिवीजन, कौन सा, मिटोसिस। तो ये बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी में स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे, यहाँ भी होंगे 46, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन कौन सा हो रहा है, मिटोसिस। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये करता है डिवीजन कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 23, क्योंकि यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पर होगा मियोसिस सेकेंड, और इनकी 4 डॉटर सेल बनेंगी, 2 इसकी और 2 इसकी। यहाँ पर क्योंकि मियोसिस सेकेंड हो रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर रहेगा सेम। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटेड बनते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटेड। अब इनमें टेल लग जाएगी, जब इनमें इस तरीके से टेल लग जाएगी तो इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो सबसे पहले क्या था, जर्म सेल थी, फिर क्या बना, स्पर्मेटोगोनियम बना, फिर क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर क्या बना, फिर बना स्पर्मेटेड। क्या बना, स्पर्मेटेड्स।
उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन डी कह रहा है जर्म सेल होती हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, स्पर्म होते हैं, फिर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। तो इसने तो स्पर्मेटोगोनिया को सबसे लास्ट में रख दिया, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या कह रहा है? सी जर्म सेल होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है? जर्म सेल से इसने क्या बना दिया? इसने भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया, स्पर्म बना दिया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन ए कह रहा है जर्म सेल बनेंगी, फिर स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इज रेफर्ड एज। तो स्पर्म के मैचुरेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ए स्पर्मेटोजेनेसिस, बी oogenesis, सी ऑर्कियोजेनेसिस, डी ओवाजेनेसिस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ इज वायबल फॉर द पीरियड ऑफ। तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, जो ओवम होता है वो वायबल होता है 12 से 24 घंटे के लिए, और जो स्पर्म होता है वो वायबल होता है 48 से 72 घंटे के लिए। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 48 से 72 आवर्स, और ओवम का 12 से 24 आवर्स। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ए स्पर्मिया इज, ऑप्शन ए फेलियर टू प्रोड्यूस सीमेन और absence ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमेन। बी कह रहा है absence ऑफ मोटाइल hence viable sperm in the semen। सी कह रहा है reduced sperm motility। डी कह रहा है presence of sperm with abnormal morphology। ए स्पर्मिया का मतलब क्या होता है? कि सीमेन में स्पर्म ना हो। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा, फेलियर टू प्रोड्यूस सीमेन और absence ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमेन। ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजोस्पर्मिया इज, एजोस्पर्मिया किसको कहते हैं? absence ऑफ मोटाइल स्पर्म। मतलब सीमेन में स्पर्म है, अगर स्पर्म नहीं है तो क्या हम बोलेंगे? ए स्पर्मिया। क्या बोलेंगे? अगर सीमेन में स्पर्म नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? स्पर्मिया। और अगर स्पर्म है वो मोटाइल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया। तो पहला क्या है हमारा? फेलियर टू प्रोड्यूस सीमेन और absence ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमेन। ये क्या है? ये है ए स्पर्मिया। ए स्पर्मिया, सी स्पर्म ही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? absence ऑफ मोटाइल स्पर्म इन द सीमेन। तो ये क्या हो गया हमारा? ये ऑप्शन हो गया एजोस्पर्मिया। बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, इसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्पर्मिया। एस्थीनोस्पर्मिया। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, इसको हम बोलते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, absence ऑफ मोटाइल स्पर्म इन द सीमेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस्थीनोस्पर्मिया इज, ऑप्शन ए फेलियर टू प्रोड्यूस सीमेन और absence ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमेन। ये क्या था? ए स्पर्मिया। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी कह रहा है absence ऑफ मोटाइल स्पर्म इन द सीमेन। ये क्या हो जाएगा? एजोस्पर्मिया। ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, तो अभी हमने देखा था इसको हम क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्पर्मिया। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्पर्म इन एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, इसको हम बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा टेराटोजूस्पर्मिया इज नोन एज। टेराटोजूस्पर्मिया या टेराटोस्पर्मिया इज अ सेम थिंग। तो पहला क्या था हमारा? फेलियर टू प्रोड्यूस सीमन और absence ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमन। ये गलत हो जाएगा। absence ऑफ मोटाइल सीमन इन द स्पर्म, ये हो जाएगा एजोस्पर्मिया। ये भी गलत हो जाएगा। रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, ये हो जाएगा एस्थीनोस्पर्मिया। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, वो क्या हो जाएगा हमारा? टेराटोजूस्पर्मिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्रैक्टोज इन सीमेन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए टेस्टिस, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड, डी सेमिनल वेसिकल्स। तो ये तीनों ग्लैंड हैं जो मेल्स में होती हैं, एंड टेस्टिस में क्या होता है? ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म यहीं पर बनता है टेस्टिस में। और जो ये तीनों ग्लैंड हैं, पहली देख लेते हैं प्रोस्टेट, ये क्या काम करती है? ये सीमेन में कंट्रीब्यूट करती है, सीमेन बनाने में कंट्रीब्यूट करती है, यूरिन फ्लो रेगुलेट करती है। क्या करती है? यूरिन फ्लो रेगुलेट करती है, इजेकुलेशन में हेल्प करती है, और
क्लॉटिंग एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है? क्लॉटिंग एंजाइम। उसके बाद अगला है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेशन एट द टाइम ऑफ कॉइटस। कॉइटस के टाइम पर ये वेजाइना को एंड पीनस को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। एंड सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं, इनका मेन काम होता है टू प्रोड्यूस सीमेन एंड प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म फॉर मूवमेंट। जो सेमिनल वेसिकल होते हैं वो फ्रैक्टोज निकालते हैं, मींस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए। एंड जो मेन पार्ट सीमेन का होता है वो सेमिनल वेसिकल द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिजियोकेमिकल चेंजेस दैट अकर इन द स्पर्म टू मेक इट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पर्म में जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, उनको क्या बोला जाता है। तो बात अब फर्टिलाइजेशन की हो रही है, तो हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन मिलता है? इसमें मिलता है स्पर्म प्लस सेकेंडरी oocyte। कौन मिलता है? स्पर्म और सेकेंडरी oocyte। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सेकेंडरी oocyte होता है, यहाँ पर होता है ऊप्लाज्म, ये ऊप्लाज्म भरा होता है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम होता है, ये क्या होता है? ऊप्लाज्म। इसके ऊपर एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं विटेलस फ्लूइड। विटेलस फ्लूइड। और इसके ऊपर एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। और यहाँ पर ऐसे कोरोना लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना आपने? इस तरीके से उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इसमें कोरोना लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ठीक है। और जो हमारा स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये होता है क्रोसोमल कैप, यहाँ पर होती है इसकी नेक, इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, और यहाँ पर होती है इसकी ये बड़ी सी टेल। ठीक है, ये क्या हो गया? इसकी टेल हो गई, ये हो गई इसकी बॉडी, ये हो गई इसकी नेक, और ये हो गया इसका हेड। यहाँ पर 9 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने? 9। जिसको क्या बोलते हैं? चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी बॉडी में 9 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिससे उसको एनर्जी मिलती है और मूव करने की। यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है एक क्रोसोमल कैप में, जिसको क्या बोलते हैं? हाइलुरोनाइडेज। हाइलुरोनाइडेज। इसके अलावा इसमें और भी एंजाइम्स होते हैं। अब आगे क्या होता है? ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका? यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब का। ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस, और ये है वेजाइना। जब क्वाइटस होता है उस टाइम पर यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म आके इकट्ठा हो जाते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस। और यहाँ पर जो वेजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और स्पर्म होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं? एल्कलाइन। तो यहाँ पर लगभग 1000 स्पर्म ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर होती है स्क्रीनिंग। सर्विक्स से बहुत सारा फ्लूइड निकलता है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और कुछ स्ट्रॉन्ग स्पर्म ही, जिनमें से 1000 स्ट्रॉन्ग स्पर्म ही यहाँ पर पहुँच पाते हैं, उनका होता है यहाँ पर कैपिसिटेशन। क्या होता है? कैपिसिटेशन। यहाँ पर फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म में, जहाँ पर इनकी जो ऊपर की टोपी होती है वो निकाल दी जाती है, और जो बचते हैं लगभग 300 से 400 स्पर्म ही कैपिसिटेशन के बाद ओवम के पास पहुँच पाते हैं। कहाँ पहुँच पाते हैं? ओवम के पास। ओवम कहाँ बैठा है? एम्फुला पार्ट में
फैलोपियन ट्यूब के बैठा होता है। तो ये स्पर्म यहाँ पर ओवम के पास पहुँच पाते हैं, जिनमें से एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देता है और ये बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जाइगोट। जो यहाँ पर टाइम लगता है, जो स्पर्म यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जो कैपेसिटेशन के लिए पहुँचते हैं, यहाँ पर लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 20 मिनट का टाइम लगता है। और कैपेसिटेशन में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें लगते हैं 2 से 6 आवर। कितना लगता है? 2 से 6 घंटे। और अगर कोई पूछे टोटल ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या पूछता है अगर कोई? टोटल ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन का टोटल ड्यूरेशन होता है वो होता है 28 से 30 मिनट। क्या होता है? 28 से 30 मिनट। ठीक है, तो अब आगे का हम देखते हैं कि जब अब हमारा जाइगोट बन गया है, अब क्या होगा यहाँ पर? तो ये हमारा बन गया है जाइगोट। ये क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ये एक ही सेल है। ठीक है, उसके बाद 30 घंटे बाद 30 आवर के बाद ये बन जाएगा 2 सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर मिटोसिस डिवीजन होगा और यहाँ पर 2 सेल बन जाएंगे। कितने सेल? 2 सेल। और इसको हम नाम देंगे ब्लास्टोमेयर। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमेयर। और ये ब्लास्टोमेयर 96 घंटे के बाद 16 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। कितनी सेल का? 16 सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मारुला। क्या बोलते हैं? मारुला। ये मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर अनअरेंज्ड सेल होती है, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ऐसे पूरी 16 सेल ऐसे बनी हुई होती हैं। और मारुला में 16 से 64 सेल तक हो सकती हैं। क्या होता है? 16 से 64 सेल तक की हो सकती हैं। उसके बाद जो ये मारुला बनता है, इसकी सेल्स अरेंज होने लगती हैं। इस तरीके से इसकी सेल्स अरेंज हो जाती हैं 5th डे पर। कब? 5th डे पर। और मारुला कब बन रहा था? 4th डे पर। 5th डे पर सेल अरेंज हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब इसको हम नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट में होता है जोना हेचिंग। क्या होता है? जोना हेचिंग। जोना हेचिंग। जोना हेचिंग क्या होता है? ये जो आपने अभी सेकेंडरी oocyte पढ़ा था, यहाँ पर ये जो लेयर जोना पेलुसिडा बनी हुई थी, ये यहाँ तक इंटैक्ट रहती है। यहाँ पर क्या बनी होती है? जोना पेलुसिडा बनी हुई होती है। तो ये जोना पेलुसिडा जब रैप्चर हो जाती है, ये डिसॉल्व हो जाती है, तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं जोना हैचिंग। जोना हैचिंग कब होता है? ऑन 5th डे। उसके बाद 6th डे पर इम्प्लांटेशन होता है। 6th डे पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसमें ये जो अंदर का स्ट्रक्चर बचता है, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, जिससे बेबी का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो आउटर की सेल्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर सेल मास। इससे मेम्ब्रेन्स वगैरह बनती हैं। आगे का स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा इम्प्लांटेशन तक की हो गया, हमारा इम्प्लांटेशन हो गया। और इम्प्लांटेशन में कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं? पहली होती है एडिशन। एडिशन। दूसरी होती है अपोजिशन। तीसरी होती है पेनेट्रेशन। चौथी होती है इन्वेजन। तो ये चारों मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है? 6th डे पर इम्प्लांटेशन होता है। चौथे दिन मारुला बनता है। 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में ही क्या होता है? जोना हैचिंग होती है। जोना हैचिंग क्या होती है? जो ऊपर की जोना पेलुसिडा लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और 2 सेल स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमारे थोड़ा सा पूछा था कि जो फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म में टू मेक इट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग ओवम, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन था स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा था डीजेनरेशन, तीसरा था कैपेसिटेशन, चौथा था oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। डीजेनरेशन कोई प्रोसेस नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। oogenesis जो होता है, oogenesis ओवम बनने की प्रोसेस को कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो फिजियोकेमिकल चेंजेस स्पर्म में होते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, उनको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन।
क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 16 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें पूछ रहा है कि 16 सेल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन से दिन पर बनता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो 16 से 64 सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला। और ये कब बनता है? चौथे दिन पर बनता है। ठीक है। और सेकेंड डे पर क्या बनता है? ब्लास्टोमियर बनता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सेकेंड डे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी फोर्थ डे, ऑप्शन सी सिक्स डे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी एथ डे। तो मोरुला कब बनता है? मोरुला बनता है चौथे दिन। और मोरुला कैसा स्ट्रक्चर होता है? मलबेरी लाइक। कैसा? मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अनअरेंज्ड सेल होती हैं। कैसी होती हैं? अनअरेंज्ड सेल होती हैं, इनमें अरेंजमेंट नहीं होता है। और ये 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है और ये चौथे दिन बनता है और इसको मोरुला कहते हैं। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म मीन। कैपेसिटेशन क्या हो रहा था? फिजियोकेमिकल रिएक्शन जो स्पर्म में हो रहे थे ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे थे? कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस चल रही थी लगातार, उसमें कितना टाइम लग रहा था? 2 से 6 घंटे। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रोसेस है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए दे बिकम मोटाइल। ऑप्शन बी able to fertilize secondary oocytes. C they can penetrate the cervical mucosa. D all of the above. तो कैपेसिटेशन में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो सब इन्हीं कारणों के लिए होते हैं कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके और मोटाइल बन सके और जो सर्वाइकल म्यूकोसा है उसको पेनिट्रेट कर सके। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनेटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एजुस्पर्मिक मेल। पूछ रहा है ऐसी कौन सी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मेल एजुस्पर्मिक होता है, मतलब स्पर्म मोटाइल नहीं होते या नहीं होते। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी एडवर्ड सिंड्रोम, ऑप्शन सी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी न्यूरोफाइब्रोमैटिसिस। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है ये है एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21। जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। तो ये तो ऑटोसोमल है, इसमें एजोस्पर्मिक होने का कोई मतलब नहीं है। एडवर्ड में क्या होता है? ये भी क्या है? ऑटोसोमल है। क्या है? ऑटोसोमल है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ट्राइसोमी ऑफ 18। 8वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? जो मेल होता है उनमें एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे मेल में एक्स वाई होता है, मेल में क्या होता है? एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इनमें एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है और इसमें हो जाते हैं एक्स एक्स वाई। तो इसको हम 47 एक्स एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि फीमेल कैरेक्टर भी डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पर एजोस्पर्मिक मेल होता है। ठीक है। ऑप्शन जो डी है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, इसमें क्या होता है? ये होते हैं ट्यूमर इन स्किन और नर्वस सिस्टम। स्किन और नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोनेडोट्रोपिक डिफिशियंसी लीड्स टेस्टिकुलर फेलियर इज नोन एज। ऑप्शन ए एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर, बी कालमैन सिंड्रोम, ऑप्शन सी मेल स्यूडो हर्माफ्रोडिज्म, डी ब्लूम सिंड्रोम। तो एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर में क्या होता है? ये एक बर्थ डिफेक्ट है। क्या है? बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें जो ब्लैडर होता है वो बॉडी के आउटसाइड डेवलप हो जाता है, बॉडी के बाहर की तरफ ब्लैडर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्लमैन सिंड्रोम में क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? हाइपोगोनेडिज्म। क्या होता है? हाइपोगोनेडिज्म। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्यूबर्टी होती है वो डिलेड होती है। प्यूबर्टी या तो अपसेंट होती है, अपसेंट और डिलेड। प्यूबर्टी या तो अपसेंट होगी या तो डिलेड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? हाइपोगोनेडिज्म, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की डिफिशियंसी होती है। मेल स्यूडो हर्माफ्रोडिज्म में क्या होता है? इसका जीनोटाइप एक्स वाई ही होता है। क्या होता है? जीनोटाइप जो होता है वो मेल का ही होता है, एक्स वाई होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं वो फीमेल के हो सकते हैं।
फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो सकते हैं या तो एमबीजीएस होते हैं। जो बाहर के जेनाइटेलिया हैं वो मेल की तरीके से नहीं होते, लेकिन उनका जीनोटाइप XY ही होता है। जो ब्लूम सिंड्रोम होता है ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें गोनेडोट्रोपिन की डिफिशियंसी होती है, जिससे टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो हमने क्या देखा था, कार्लमैन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपोगोनेडिज्म होता है, जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी है वो डिलेड हो जाती है या अब्सेंट हो जाती है। तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बाकी क्या होंगे गलत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। पहला है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, अ टाइप ऑफ हार्मोन प्रीडोमिनेंट इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन। जो मीनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें एस्ट्रोजन की ही सबसे पहले कमी आती है। तो ए का हो गया डी, मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग। 2 का हो गया बी, माइल्ड ब्लीडिंग और डिस्चार्ज इन बिटवीन पीरियड। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ऑप्शन ई, अ कंडीशन वेयर मल्टीपल सिस्ट फ्रॉम द ओवरीज ऑफन लीडिंग टू हार्मोन इम्बैलेंस और इनरेगुलर पीरियड। चौथा कह रहा है फर्टिलिटी विंडो। चौथा का हो जाएगा सी, द टाइम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन अ वुमन लाइकली टू कंसीव। जब सबसे ज़्यादा कंसीव करने के चांसेस होते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलिटी विंडो। डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। तो हमारा जो ए है उसका डी हो गया, जो 2 है उसका बी हो गया, जो 3 है उसका ई हो गया, एंड जो 4 है उसका सी हो गया, एंड जो 5 है उसका ए हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 का डी, 2 का बी, 3 का ई, 4 का सी एंड 5 का ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन मीनोपॉजल सिम्टम इज। तो मीनोपॉज क्या होता है, तो विमेंस में जब मेंसेस प्राकृतिक तरीके से स्टॉप हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। अगर ये 45 साल के पहले स्टॉप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर मीनोपॉज। और अगर 40 के पहले स्टॉप हो जाते हैं, बिफोर 40, 40 के पहले स्टॉप हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्ली मीनोपॉज। तो मीनोपॉज में होता क्या है, इसमें होता है एस्ट्रोजन की कमी। एस्ट्रोजन कम हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वैसोमोटर सिम्टम आते हैं। क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैसोमोटर सिम्टम्स आते हैं। और इनमें हॉट फ्लैशेस सबसे ज़्यादा कॉमन है। क्या सबसे कॉमन है, हॉट फ्लैशेस। इसमें क्या होगा, स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ज़्यादातर ये नाइट में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सडन फीलिंग ऑफ वार्म, सडन फीलिंग ऑफ वार्म। और ये कितने टाइम तक रहता है, 2 से 10 मिनट तक ये रहता है। उसके बाद क्या होता है, सबसाइड हो जाता है। तो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में हॉट फ्लशेस जो है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो मीनोपॉज होता है उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो क्या होता है, वो होता है ओबेसिटी, नहीं, हॉट फ्लैशेस, यस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नो, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, नो। तो ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ओबेसिटी भी हो सकती है, लेकिन जो हॉट फ्लैशेस हैं ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर मीनोपॉज इंक्रीज्ड फेशियल हेयर ग्रोथ एंड चेंजेस इन वॉइस अकर ड्यू टू ए, फॉल इन FSH लेवल, बी, इंक्रीज इन FSH लेवल, सी, इंक्रीज इन एंड्रोजन लेवल, डी, डिक्रीज इन एंड्रोजन लेवल। तो जो मेन चेंजेस आते हैं मीनोपॉज के टाइम पर उसमें क्या होता है, डिक्रीज एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी होती है, एंड इंक्रीज एंड्रोजन, जिसकी वजह से मेल सेकेंडरी कैरेक्टर इसमें आने लगते हैं। एंड्रोजन की वजह से क्या होता है, मेल कैरेक्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज एंड्रोजन लेवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द चेंजेस अकर इन फीमेल जेनाइटेलिया आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद जो फीमेल्स में जेनाइटेलिया में क्या चेंजेस आते हैं, ए, यूट्रस बिकम स्मॉलर, बी, द वेजाइना बिकम नैरोअर एंड ड्राई, सी, ओवरीज बिकम स्मॉल इन साइज,
डी ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही बात है, ये सारे चेंजेस मीनोपॉज के बाद आते हैं वुमेन्स में। यूट्रस छोटा हो जाता है, वेजाइना ड्राई हो जाती है, पतली हो जाती है, एंड ओवरीज क्या होती हैं, स्मॉल हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।